अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हिरा। जी, वालेकुम सलाम। अभी से आप मेरे पास स्लाइड्स हैं जो मुझे डॉक्टर ने भेजी हैं, वो आपको मैं सेंड कर दूँ या मैं खुद शेयर कर दूँ? Yeah, let me know if my camera is fine or angle is fine. We are not on थोड़ा Facebook सा Live. नीचे भेजो। यार लाइव। We are live. You can hear me properly. आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी। डॉक्टर मैसेम, अगर आप अपना कैमरा वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल रखते हैं, फिर अच्छा व्यू आ जाएगा। We are live on Facebook. हाँ जी, आप सही है। परफेक्ट। और डॉक्टर हिरा, मुझे मेंस सही हो गया। परफेक्ट। चारों मेरा ठीक है कैमरा? जी, सही है आपका। ओवरऑल नहीं करना? मेरे पास है नहीं सर। आई होप मेरे नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम नहीं। आपकी वॉइस बीच में ड्रॉप हो रही थी पहले ना, थोड़ी सी। श्री रमशा का मैसेज आया, डोंट इंक्लूड माय पार्ट। रेहान, कैन यू हेयर मी? जी, आ रही है मुझे आपकी आवाज़। बस ठीक है, लेट मी नो। मुझे लगता है नेटवर्क के साथ कोई प्रॉब्लम है आज। जोहर टाउन इज ये शरारती लग रहा भाई। Guys, are we online? yes, we are online for like 15 minutes now. We like start at 8. So अभी हम ऑनलाइन नहीं है यानी कि नहीं, we are online. You can see that option on live on Facebook. We are ये दोनों ये लग रहा है ये। Alright.
अच्छा, वालेकुम सलाम। ओ हाँ, क्या कह रहे? We start now at 8 p.m. Assalamu alaikum. This is Sheen Azur Shirazi. I am student of 4th year MBBS, Sahiwal Medical College. Thank you so much all for joining us for this lab session under the roof of Singh. Before starting the event formally, I would like to ask Amir to recite few verses from Holy Quran. Amir, can you listen to us? I Amir, think can you Shiri hear us? is left. You can start with the presentation. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Now I would like to ask Rehan to tell us about Think and how it works, what is our code day, and what was the aim behind Think.
Assalamu alaikum everyone. My name is Rehan Khalid and I am a student of 4th year MBBS from Allama Iqbal Medical College. Thank you so much everyone for joining us today, and thank you to Dr. Masim Abed and Dr. Hira for being a part of us today. So first of all, I would like to tell you people about SING. What is SING? SING stands for Solidarity Among Young Nation for Change. It is a non-profitable, non-political organization that was formed on 2016 by the medical students, and now it has been working in more than 45 medical colleges of Pakistan. तो किसी भी चीज के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बनाने का मकसद क्या होता है, उसके पीछे इस ऑर्गेनाइजेशन के भी बनाने के 4 मकासद थे। पहला तो ये कि हेल्थ, एजुकेशन, दूसरा है एजुकेशन, तीसरा रिसर्च और चौथा वेलफेयर में काम करना। और यही बुनियाद बनी इसके 4 इदारों की, यानी 4 डोमेन्स ऑफ सिंक। तो सिंक के इस टाइम 4 डोमेन्स हैं जिसमें ये वर्क कर रही है और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं। 2000 से ज़्यादा इसके वॉलंटियर्स हैं और 44 कॉलेजेस में सिंक इस टाइम काम कर रहे हैं। अब नाउ मूविंग टुवर्ड्स सिंक एजुकेशन डिपार्टमेंट। सिंक एजुकेशन डिपार्टमेंट की वर्किंग क्या है? एजुकेशन, किसी भी कौम के लिए एजुकेशन बहुत ही ज़रूरी पार्ट होता है, क्योंकि जैसे कि कहा जाता है कि जानने वाले और ना जानने वाले बराबर नहीं हो सकते। इसीलिए एजुकेशन एक कौम के लिए बहुत ज़रूरी होती है। हम MBBS स्टूडेंट हैं, MBBS कर रहे हैं, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि जो लोग जिन तक हम फ़ायदा पहुंचा सकते हैं उनको फ़ायदा पहुंचाएं। हकूक़ुल इबाद भी हमारे इंसानियत के ज़िम्मे होता है। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट इस टाइम काउंसलिंग, FSC मैट्रिक, MD-CAT गाइडेंस एंड MBBS गाइडेंस के लिए काम कर रहा है। कोविड-19 की पेंडेमिक में क्वारंटीन एजुकेशन प्रोजेक्ट के नाम से एजुकेशन प्रोजेक्ट एक शुरू किया गया, जिसके अंदर फॉर MBBS गाइडेंस वी हैव स्टार्टेड एंड फॉर्म मैनी वीडियोस। इसके बाद अब MD-CAT के लिए हम वीडियोस बना रहे हैं और ये प्लैब का जो वेबिनार है वो भी इसी की एक कड़ी है जिसके लिए ये अरेंज किया गया है। I would especially like to thank our speakers. Now I would like to invite Dr. Hira Asad, who is working as a clinical fellow for traumatics and orthopedic, Boston Hospital, United Kingdom. Dr. Hira, over to you. Thank you. Assalamu alaikum. My name is Dr. Hira. Today I've been invited on behalf of SINC to give some guidance about IELTS and PLAB 1 and PLAB 2. So first of all, let's start from the basic first step towards PLAB, which is IELTS. So first of all, you have to do IELTS before you can even book your PLAB 1 exam. तो सबसे पहले आप IELTS book करते हैं, तो I would suggest when you book your IELTS, to book the UKVI IELTS instead of other IELTS, because UKVI IELTS जो है वो आपके आगे वीज़ा, जो Tier 2 वीज़ा आप अप्लाई करते हैं once you secure a job in UK, उसमें भी काफ़ी आपको जो है वो होता है, मतलब उसमें यूज़ होता है. The other IELTS is not useful in the Tier 2 visa. So definitely book the UKVI IELTS. So to prepare for IELTS, go for the books IELTS Cambridge series. That's number 5 to 11. You can do other ones as well if you want. तो आप इसमें से प्रिपरेशन करें. ये बुक्स सेम वही सिमिलर पैटर्न है जो आपके एग्जाम में आता है. वेरी गुड. इसमें आप टाइमिंग अपनी मैच करके you can prepare for IELTS. Then once, if you feel that you're not confident in preparing from these books, so people do join academies for preparation of IELTS as well, so you can go for that as well. तो IELTS के लिए आप ये कर सकते हैं, you can give during your house job if you want. लेकिन IELTS is valid for 2 years, so आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है. उसके हिसाब से you have to plan accordingly, because you have to use the same IELTS for your visa as well. Otherwise you have to reappear in IELTS again for your visa purpose. इसके बाद आप once you have secured the bands required in IELTS, you would book PLAB 1. तो PLAB 1 कुछ लोग पूछना चाहते हैं कि if you can give during house job या फिर during after house job. So I think my personal experience, house job is a very hectic period. इसमें you don't have the time to prepare for PLAB. But if you can, if you are like by the end of your house job, you're not in a too busy specialty, I would suggest that you can
start preparation for PLAB 1. And as soon as you finish your house job, I would suggest don't wait, and you can give your IELTS during your house job and then book your PLAB 1. तो PLAB 1 की preparation के लिए you need like 3 months maximum, I think. 3 months काफी होते हैं इसकी preparation के लिए. इसके लिए the books are Oxford Handbook of Clerical Medicine. That's ये आपको theoretical preparation के लिए है. सबसे पहले आप इसको thoroughly prepare करें. Then go for the books which have MCQs and questions like that come in PLAB. जिसमें you have PLAB Digest and Swami Notes. Very good. ये वो बुक्स हैं जो मैंने पढ़ी थी. That's my personal recommendation. हर different लोग की obviously different recommendations होती हैं. Then so you can book your PLAB 1. I would suggest give thorough study, prepare once, prepare good after your house job, and give it once your house job is finished. So आप PLAB 1 दे दें. Then after PLAB 1 you have to move to UK to give PLAB 2. तो PLAB 1 का it all depends on your personal circumstances, लेकिन PLAB 1 के बाद people do prefer to give PLAB 2 as soon as possible. So PLAB 2 की preparation के लिए you need like 6 to 8 weeks, which you have to spend in UK studying in an academy. So you definitely have to study for PLAB 2 in an academy. It's not like theoretical, it's more practical kind of thing. So it's always the best suggestion is to go into an academy here and then prepare. I prepared from the Swami Academy in London, but I think it has moved to Manchester now, but there are like many other academies now as well. But at that time, Swami used to be the best. तो आप अपना PLAB 2 बुक करें. PLAB 1 का रिजल्ट आने के फौरन बाद, and then you have to get your visa and all these things, and then you come to UK, prepare for PLAB 2. So during this time, you give the PLAB 2. Once you're given the PLAB 2, you have some time, like there is some time in your visa remaining. You can do some clinical attachments in this time, and you have to apply for your GMC registration. So just utilize your time and then get your GMC registration and start applying for jobs. I started applying for jobs even before the GMC registration I got. So it's a good wise suggestion, and there is not any saturation of jobs in UK. There are loads of vacancies in every hospital, I think. So you should start applying for jobs even before your registration. Even in hospitals, in interviews, they ask you whether you are awaiting your registration or you have got your registration. So they don't have an issue even if you're awaiting your GMC registration. So yeah, so that's the PLAB journey, and I'll answer more questions in the question answer session as well. Thank you. Thank you so much, Dr. Hira. Now I would like to call Dr. Masim Abed. He is an AMC graduate. He is internal medicine trainee and Lancashire Teaching Hospital, NHS UK. Over to you, Dr. Masim. Sorry, can you hear me now? Yes, Dr. Masim, we can hear you. We can hear you. Thank you. I think I need to. Guys, can you hear me? Yes, we can hear you, Dr. Masim. Thank you very much. Rehan, मैंने वो जो slides send की थी, can we just hear it? Yes, sharing the slides. Thank you. The slides had been shared. Thank you very much. So guys, basically मुझे ये बताया गया था कि basically मैंने अपने experience share करना है, and basically after PLAB आप लोगों ने क्या करना है, कैसे नहीं करना. So I am Dr. Masim. I am graduate of AIMC 2011 to 16. और 2017 में मैंने house job की थी, and now I am working as internal medicine trainee. Next slide. So guys, basically what I want you to consider is there will be 3 things we need to know. What we need to do before PLAB, what we need to do with the PLAB thingy, and what we need to do after PLAB. So before PLAB, जो मैं कहता हूँ वो ये है कि first of all proper guidance and start with an end in mind.
इस बात का मकसद ये है कि यू शुड नो कि आप किस चीज़ में जा रहे हैं। लाइक आपको पता होना चाहिए आपने MLE करना है, आपने प्लेब करना है, आपको पता होना चाहिए आपने जो नेक्स्ट सब्सिक्वेंट अपने ईयर्स हैं वो यूके में गुजारने हैं, आपने पाकिस्तान में गुजारने हैं, या क्या करना है क्या नहीं करना। तो पहले अगर आपका माइंड क्लियर होगा तो ऑब्वियसली आप बेहतर इसमें काम करेंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने बेशुमार लोगों को देखा है जो कि यूके आते हैं बट इवेंचुअली क्या होता है कि दे हैव टू गो बैक ड्यू टू मैरिज इश्यूज, ड्यू टू फैमिली इश्यूज एंड स्टफ लाइक दैट। उसमें उनका सारा जो सब कुछ है जो वेस्ट जाता है। सो यू शुड नो व्हाट यू गोइंग टू BSc इंग्लिश एग्जाम। जो भी लोग प्लेब कर रहे हैं आई वुड रिकमेंड कि वो BSc इंग्लिश एग्जाम दें। उसमें इस तरह है कि जब आप BSc का इंग्लिश एग्जाम देते हैं तो यू आर बेसिकली डुअल डिग्री नाउ। आपने एक साथ एक डिग्री की होती है अपने MBBS के। सो व्हेन यू अप्लाई फॉर इंटरनल मेडिसिन ट्रेनिंग और एनी ट्रेनिंग यू गेट सम मार्क्स, क्योंकि आपने इजाफी ट्रेनिंग की है। ऑडिट, आप फॉर एग्जांपल वार्ड्स वगैरह में काम कर रहे हैं, यू कैन डू स्मॉल ऑडिट्स लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स से कि प्रिस्क्रिप्शंस कैसे हो रही हैं, एंटीबायोटिक्स सही प्रिस्क्राइब हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, सारे जितने वार्ड में चार्ट्स हैं आप उनको ऑडिट वगैरह देख सकते हैं। उसमें ये होगा कि अगर आपका एक ऑडिट वगैरह हो जाएगा तो यू विल ऑब्वियसली गेन एडिशनल मार्क्स व्हेन अप्लाइंग फॉर द ट्रेनिंग। इसके अलावा टीचिंग, आई एम रियली नॉट श्योर कि मतलब आप लोग टीचिंग में इंटरेस्टेड हैं या नहीं है, बट आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप लोग कुछ टीचिंग वगैरह में करें। इट्स नॉट कि आपको मतलब अकेडमी ज्वाइन कर लें या कुछ भी। टीचिंग में आप सिंपली जो है अपने मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं, अपने जूनियर्स को पढ़ा सकते हैं, बट डू गेट द फीडबैक कि आपके पास फीडबैक हो उनका कि आपने कैसा पढ़ाया कैसा नहीं पढ़ाया, एंड जस्ट सेव इट विद यू। दिस विल गिव यू एडिशनल मार्क्स आगे इन फ्यूचर। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, लीडरशिप रोल, जैसे लोग सिंग के मेंबर हैं, IFMSA के मेंबर हैं, दिस रियली गिव्स एडिशनल पॉइंट्स व्हेन यू अप्लाइंग फॉर ट्रेनिंग। प्लान हाउस जॉब रोटेशंस अकॉर्डिंगली। जैसे मैंने ये किया था कि मैंने हाउस जॉब की फर्स्ट रोटेशन जो है वो भी मेरी माइनर थी और सेकंड भी माइनर थी। तो फर्स्ट में मैंने आइट्स दिया था, सेकंड रोटेशन में मैंने प्लेब 1 दिया था। सो दिस इज व्हाई अगर फॉर एग्जांपल आपने जल्दी प्लेब करना है या कुछ भी इस तरह, तो यू हैव टू प्लान इट अकॉर्डिंगली। आपको पता होना चाहिए आइट्स कब होना है, प्लेब कब होना है। प्लेब आई थिंक पहले तो नवंबर और मार्च में होता था, अब शायद जून में भी होता है। सो यू हैव टू प्लान इट अकॉर्डिंगली अपने हाउस जॉब रोटेशंस। दिस a lot of this depends upon your house job rotations. लास्ट है वीजा प्लानिंग। वीजा प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑब्वियसली आपके अकाउंट में एक प्रॉपर अमाउंट होनी चाहिए, एक फॉर द टाइम बीइंग होनी चाहिए, ताकि वीजा वगैरह में इशू ना बने। तो आई स्टार्टेड प्लानिंग फॉर वीजा, आई स्टार्टेड प्लानिंग फॉर दिस अमाउंट इन माय बैंक अकाउंट जब मैंने हाउस जॉब स्टार्ट की थी। सो आई नेवर ऑलमोस्ट यूटिलाइज माय हाउस जॉब मनी। जो मैंने इजाफी जो पैसे मैंने कमाता था वो मैं किप्स वगैरह में, पंजाब कॉलेज वगैरह में टीचिंग करके कमाता था। तो दिस वाज बेसिकली द प्लानिंग फॉर माय वीजा। Next slide, please. So plab, as doctor has already discussed about it. So either OET IELTS कर सकते हैं, फिर आप plab 1 कर सकते हैं, फिर plab 2. I won't go into details because I was just asked to touch the other things. So next slide, please. So आपने supposedly plab 2 कर लिया. Now you have to get GMC registration. Plab is not an entrance exam. I should say it again and again. ये एक लाइसेंसिंग एग्जाम है ताकि आपको लाइसेंस मिल जाए यूके में काम करने का, जस्ट लाइक PMDC। तो आपको फॉर एग्जांपल PMDC की जिस तरह रजिस्ट्रेशन मिलती है उस तरह आपको GMC की रजिस्ट्रेशन मिल जाती है। देयर आर 3 वेरी वेरी गुड ब्लॉग्स। उनमें से एक ब्लॉग है उमर्स गाइडलाइंस। जस्ट गूगल इट, उमर्स गाइडलाइंस, इट्स अ वेरी वेरी गुड ब्लॉग। इस तरह का एक और ब्लॉग है नसीर जर्नी, उसको भी आप प्लीज नोट कर लीजिएगा कहीं पर। और इस तरह का तीसरा एक और ब्लॉग है रोड टू यूके। उन्होंने प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कि GMC रजिस्ट्रेशन कैसे ऑब्टेन करनी है। सो वंस यू गॉट GMC रजिस्ट्रेशन यू स्टार्ट प्रोफाइलिंग एंड स्टफ लाइक दैट। NHS जॉब्स आप उसमें अपना अकाउंट बनाते हैं, उसमें आप अच्छी से प्रोफाइल बनाते हैं, CV बनाते हैं, एंड यू स्टार्ट अप्लाइंग फॉर लाइक अ लॉट ऑफ जॉब्स। One more thing I would like to touch is RLMT exemption, resident labor market test। पहले ये होता था कि अगर कोई भी जॉब आती थी तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो उनके अपने ग्रेजुएट्स हैं यूके के उनको प्रेफरेंस मिलती थी। अगर फॉर एग्जांपल कोई कैंडिडेट प्रॉपर्ली नहीं आता था तो दे वुड री एडवर्टाइज देयर जॉब, और फिर भी अगर कुछ नहीं आता था फिर वो हमें सिलेक्ट करते थे। तो अब ये एग्जेम्पशन हमें मिल गई है, सो हम उनके साथ ही कम्पीट कर रहे हैं विद द यूके ग्रेजुएट्स एज वेल हर जॉब में। शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में आप डॉक्टर्स जितने भी हैं, सो ऑब्वियसली आपको जो वीजा है वो उतने पैसे नहीं देने पड़े जितने बाकी लोग देते हैं वीजे के लिए।
हेल्थ सरचार्ज पहले हम ऑलमोस्ट 400 to 600 पाउंड्स पर ईयर देते थे हेल्थ सरचार्ज, अब वो खत्म हो गया है। सो यू डोंट हैव टू, आपकी जो वीजा की प्राइसिंग है वो काफी लो हो गई है। द लास्ट थिंग इज, आपको पता होना चाहिए कि आपने साइकाइट्री में जाना है, आपने जीपी में जाना है, आपने मेडिसिन में जाना है, आपने सर्जरी में जाना है, क्योंकि ऑब्वियसली आपने उसके हिसाब से अपनी जॉब्स वगैरह जो है वो अप्लाई करनी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो अबाउट द ट्रेनिंग बेसिकली, मतलब ऑब्वियसली ये काफ़ी मशहूर है कि ट्रेनिंग में जाना बहुत मुश्किल है और इस तरह की बातें, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पर आया था 2019 में, फरवरी में मैंने जॉब स्टार्ट की थी, और फरवरी में ही आईएमटी वगैरह में मैंने अप्लाई कर दिया था, सेकंड राउंड था उस टाइम पे मेरा, और अप्रैल में मेरे इंटरव्यूज हुए थे और उन्होंने सेलेक्ट कर लिया था। सो इन अगस्त यानी कि फरवरी में आया था यूके, अभी मतलब लाइक ग्रेजुएशन के हाउस जॉब के फौरन बाद। उसके बाद अप्रैल में मेरा इंटरव्यू हुआ था और अगस्त से मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिया आईएमटी। सो इट इज़ वेरी इजी टू गेट अ ट्रेनिंग, सो डोंट वरी अबाउट इट। मैं ऐसे कोलीग्स को जानता हूँ जिन्होंने सर्जरी में ट्रेनिंग उनको मिली है, गायनी में ट्रेनिंग मिली है, रेडियोलॉजी में ट्रेनिंग मिली है। सो अब आरएलएम की एक्सेम्पशन है। सो फॉर एग्जांपल अब आप जो यूके ग्रेजुएट्स हैं उनके साथ कम्पीट कर सकते हैं हर चीज़ में, सो यू कैन गेट इट इजीली। एनएचएस एक्सपीरियंस ऑब्वियसली आपको होना चाहिए कुछ 5-6 माह का, मे बी a year का। अगर आपने सर्जरी में जाना है तो एमआरसी है, अगर आपने मेडिसिन में जाना है तो एमआरसीपी, इस तरह गायनी के लिए अलग है, साइकाइट्री के लिए अलग है। अगर फॉर एग्जांपल आपने जो भी ट्रेनिंग आपने जिस ट्रेनिंग में भी अप्लाई करना है, उनकी अपनी रिक्रूटमेंट साइट्स हैं, जैसे आईएमटी की एक अपनी imtrecruitment.org, आई गेस आगे लिंक है नेक्स्ट स्लाइड में। उधर आप जाके उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह, स्पेसिफिकेशन वगैरह देख सकते हैं, क्योंकि आप प्लीज। यस, नेक्स्ट स्लाइड। सर इधर इंटरनल मेडिसिन के जो है ना, मैंने ये आपको दिखाए हैं कुछ वैकेंसी और एप्लीकेशन नंबर्स। अगर आप 2019 में देखें तो 1500 वैकेंसीज थी, क्योंकि उन्होंने आरएलएमटी खत्म कर दी है। अब हम राउंड 1 में भी अप्लाई कर सकते हैं, जितनी भी आईएमजीज हैं वो राउंड 1 में भी अप्लाई कर सकती हैं अलॉन्ग विद ऑल द अदर ग्रेजुएट्स, क्योंकि सीट्स काफी ज्यादा हैं और बंदे कम हैं इनके पास। एप्लीकेशंस आई हैं 2225 और कंपटीशन रेशियो सिर्फ 1.42 था। लाइक तकरीबन हर बंदे के लिए सीट थी, आप ये समझ लें। तो इट इज़ वेरी इजी टू गेट इनटू आईएमटी। बस आईएमटी में जाने के लिए आप लोगों ने 2 फाउंडेशन ईयर्स, FY1 जो कि हमारी हाउस जॉब होती है, और FY2 हाउस जॉब के बाद 1 साल, चाहे वो आप पाकिस्तान में करें चाहे यहाँ पे करें। आई वुड इनकरेज कि आप एनएचएस एक्सपीरियंस लें FY2 का, और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। राउंड 2 भी आपके सामने है। 2 नॉर्मली राउंड होते हैं आईएमटी रिक्रूटमेंट के। राउंड 1 नवंबर में स्टार्ट होता है और राउंड 2 आगे जाके फरवरी में स्टार्ट होता है। तो दोनों में आप अप्लाई कर सकते हैं। राउंड 1 ऑब्वियसली आप सबके लिए ओपन है, चाहे मेडिसिन हो, चाहे साइकाइट्री हो, चाहे रेडियोलॉजी हो, चाहे ऑब्स का ही नहीं हो, हर चीज। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगर फॉर एग्जांपल आप इंटरेस्टेड हैं इंटरनल मेडिसिन ट्रेनिंग में, तो यू शुड नो कि देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ स्पेशलिटीज। ग्रुप 1 आपके सामने है, ग्रुप 2 भी आपके सामने है। जो बड़ी बड़ी खतरनाक किस्म की स्पेशलिटीज हैं जिनमें ज़्यादा टाइम चाहिए, दीज आर ग्रुप 1 स्पेशलिटीज, और जो छोटी मोटी हैं वो ग्रुप 2 स्पेशलिटीज हैं। इंटरनल मेडिसिन ट्रेनिंग आमतौर पे 3 साल की होती है अगर आपने ग्रुप 1 स्पेशलिटी पे जाना है। ग्रुप 1 स्पेशलिटी में ये होता है, जैसे सपोजली मैं कहता हूँ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, उसमें क्या होगा, आप पहले 2 साल का फाउंडेशन ईयर्स कंप्लीट करेंगे, यू गेट इनटू इंटरनल मेडिसिन ट्रेनिंग। 3 साल की आप इंटरनल मेडिसिन ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे और आप ग्रुप 1 स्पेशलिटी में आ जाएंगे, चाहे वो न्यूरोलॉजी हो, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी हो, जो भी इसमें से आप सेलेक्ट करते हैं। वो 4 से 6 साल उसमें लगते हैं कंप्लीट करने में, लेकिन फिर आपको डुअल सीसीटी मिलती है, आपकी डुअल स्पेशलाइजेशन होती है। एक आपकी होती है एक्यूट मेडिसिन में और एक वन ऑफ देम में। ग्रुप 2 स्पेशलिटी में आपको इंटरनल मेडिसिन ट्रेनिंग सिर्फ 2 साल की करनी पड़ती है, 3 साल की नहीं करनी पड़ती। वो 2 साल की आप करते हैं और उसके बाद आप यू गेट इनटू सब स्पेशलिटी, और ड्यूरेशन भी कम होता है इसमें, लेकिन आपको सीसीटी भी एक मिलती है। फॉर एग्जांपल यू गेट इनटू इम्यूनोलॉजी, तो आपको सिर्फ एक इम्यूनोलॉजी की स्पेशलाइजेशन डिग्री मिलेगी। थैंक यू। नेक्स्ट स्लाइड। सो इधर मतलब मैंने वही बताया हुआ कि ग्रुप 1 स्पेशलिटी में 3 साल का आईएमटी होगा फाउंडेशन ट्रेनिंग के बाद। उस आईएमटी के दौरान आपने एमआरसी भी क्लियर करना है, और उसके बाद यू गेट इनटू सब स्पेशलिटी जो कि आपका एफआरसीपी वगैरह होता है। ग्रुप 2 स्पेशलिटी जो है
जिसमें सिंगल सीसीटी सिंगल स्पेशलाइजेशन होती है, उसमें अपने फाउंडेशन ईयर्स करने हैं और सिर्फ 2 साल की आपने आईएमटी करनी है और यू गेट इनटू सब स्पेशलिटी। लेकिन आपको एमआरसीपी ऑब्वियसली इन 2 साल में कंप्लीट करना पड़ेगा। थैंक यू। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। लास्ट स्लाइड है, ये कुछ छोटी मोटी बातें हैं जो और कंसिडर करनी होती हैं। वर्किंग आवर्स, इम्पोर्टेंट बात ये है कि फॉर एग्जांपल जिस तरह पाकिस्तान में वर्किंग आवर्स हैं, वहाँ यहाँ पर उस तरह नहीं है। यहाँ पर आपके प्रॉपरली वर्किंग आवर्स डिवाइड हुए होते हैं और आपका प्रॉपर एक रोस्टर बनता है जिसके अकॉर्डिंगली आपने काम करना होता है। पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा आपने 48 आवर्स का काम करना होता है, इस तरह यहाँ पर नहीं होता। अगर फॉर एग्जांपल आप 12 आवर्स की कॉल करते हैं तो उसके आगे पीछे आपको छुट्टियां मिलती हैं आमतौर पे। तो यहाँ पर वर्किंग आवर्स यूएसए के निस्बत भी काफी ज्यादा बेहतर हैं। सो आप एक अच्छी लाइफ गुजारते हैं। Which training to consider? This is the most important thing. आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सी ट्रेनिंग कंसिडर करनी है। मैंने बेशुमार ऐसे लोगों को देखा है who wanted to become a radiologist, तो इसलिए उन्होंने प्लैब को अहमियत दी एज कम्पेयर टू यूएसएमएलई, क्योंकि यहाँ पर इजी है रेडियोलॉजी या कुछ भी इस तरह बनना। पैटर्न ऑफ वर्किंग आवर्स ये भी मैंने आपको बता दी है। एलटीएफटी ट्रेनिंग, बेशुमार स्पेशली जो फीमेल्स होती हैं उनको ये मसला आता है कि वो फुल टाइम ट्रेनिंग नहीं कर सकती। अगर वो उनकी मैरिज हो जाए, उन्हें बच्चे संभालने हो या कुछ भी इस तरह हो, तो यूके में बहुत अच्छा ऑप्शन है लेस देन फुल टाइम ट्रेनिंग। आप जो ट्रेनिंग है उसको कम कर सकते हैं। सपोजली आप कहते हैं कि मैंने 70% ट्रेनिंग करनी है, इसका मतलब है कि आपको बाकियों की निस्बत 70% हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, आपकी कॉल्स भी 70% हो जाएंगी। इसको बोलते हैं एलटीएफटी। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। सो डोंट थिंक लाइक कि मतलब आप ट्रेनिंग मेंटर हो गए हैं तो आप बहुत ही बुरे हालात होने हैं, ये होना है वो होना है। यू कैन ऑलवेज गो फॉर एलटीएफटी, आपको बताने की जरूरत भी नहीं है, तो काफी ईजी हो जाएगा। सैलरी एंड सेविंग्स, इस पे बाद में हम बात करेंगे बेसिकली, या सैलरी के बाद में इंशाल्लाह बात करेंगे। जो लोकम्स की बात है बेसिकली, सो अगर फॉर एग्जांपल यू अर्न अ लॉट हियर, अगर फॉर एग्जांपल फिर भी आप ये समझते हैं कि यू आर अर्निंग लेस और समथिंग, तो आप एक्स्ट्रा शिफ्ट्स उठाते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान की तरह ये नहीं होता कि किसी बंदे को भी उठ के कह दिया चलो तुम ये कॉल करो या कुछ भी करो। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा शिफ्ट्स होती हैं उनको लोकम बोलते हैं और आपको पर और काफी ज्यादा पैसे मिलते हैं। आप ये समझेंगे फॉर एग्जांपल अगर आप एक 12 घंटे की कॉल करते हैं तो ऑलमोस्ट आपको 350 to 400 पाउंड्स यानी कि 80,000 रुपीज मिलते हैं 12 घंटे कॉल के, एक कॉल के 12 घंटे के। तो पाकिस्तान से तो ऑब्वियसली ये बिल्कुल डिफरेंट चीज है। तो मतलब मैं एक लोकम करके तो पाकिस्तान सफर कर लेता हूँ, वापस भी आ जाता हूँ 12 घंटे कॉल करके सैटरडे संडे को। तो इट इज क्वाइट अच्छी, ये काफी अच्छी बात है ऑब्वियसली। हाउस एंड कार मैंने इसलिए इसमें एंटर किया ताकि आपको पता चले पाकिस्तान में ये होता है कि यू बाय अ हाउस और अ कार व्हेन यू आर लाइक बुड्ढे, रिटायर होने वाले हो गए हैं, तो आपके पास करोड़ रुपया इकट्ठा पता नहीं होता है कि नहीं होता, उसके बाद आप घर लेते हैं, गाड़ी लेते हैं। यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पर मॉर्गेज सिस्टम है, इस्लामिक भी है, नॉन इस्लामिक भी है, इसमें बेशुमार डिफरेंट चीजें हैं। वो मतलब आप ऑप्ट कर सकते हैं एज यू लाइक। तो उसमें जिस तरह आप रेंट वगैरह पे करते हैं उतना ही आपने मॉर्गेज पे करना होता है, लेकिन वो घर आपका अपना होता है। तो मतलब आप पहले साल में हम घर ले सकते हैं और इस तरह आप पहले साल में गाड़ी ले सकते हैं। सो दिस इज क्वाइट डिफरेंट, इसलिए आपका लाइफ स्टाइल जो है वो पाकिस्तान की निस्बत काफी ज्यादा अच्छा होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, ऑब्वियसली हमारा जो क्वेश्चन आंसर सेशन होगा वो हमारे जो होस्ट हैं वो ऑर्गेनाइज करेंगे अब। सो यू कैन ऑलवेज रीच मी एट माय ईमेल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, Dr. Messim and Dr. Hira. Now we'll start with the Q&A session. We have received around 684 queries via Google Forms, and we have selected out of the 684 20 questions. We will be asking our Dr. Hira and Dr. Messim to answer these. My first question is IELTS or any other form of English proficiency test required for General Tier 2 visa? Is my question clear? Yes, sorry. So the answer to that question is yes. You do need IELTS for your Tier 2 visa once you secure a job in the UK. लेकिन इसकी जो banding, required banding है, it's not as high as you need for your PLAB exam. So PLAB के लिए I think it's 8 for each in each session, like listening, reading, writing. लेकिन for UK for the Tier 2 visa, it's only the banding is 4. So you do need it, but the banding is not too high.
So I would just like to add in there, for IELTS you need 7.5 overall and 7 each. तो अगर आपका इतना आ जाए तो it is all right. OET में you need B all at least. So अगर आपका इतना आ जाए तो you are happy to go ahead. Okay, thank you. My next question is it wise to do radiology in home country and then apply for MRCR? Well, first of all, I really don't know what is MRCR. I think जिसने क्वेश्चन किया है he would mean FRCR because यहाँ पर आमतौर पे FRCR होता है. इसमें दो तीन बातें हैं. अभी तक तो रेडियोलॉजी में there are a lot of vacancies. बेशुमार जो पाकिस्तानी कंसल्टेंट्स हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और FRCR करके I mean यहाँ पर आ रहे हैं और उनको जॉब्स मिल रही हैं एज लोकम कंसल्टेंट्स. आई एम नॉट श्योर कि आगे फ्यूचर में ये कितना मतलब रहता है, जॉब्स कितनी ज़्यादा रहती हैं. बट अगर फॉर एग्जांपल आप रेडियोलॉजी में हैं इस टाइम पे पाकिस्तान में, तो यस दिस इज डेफिनेटली द बेस्ट ऑप्शन. आप FRCR कंप्लीट करें फिर यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आप डायरेक्ट कंसल्टेंट लगेंगे. दे नीड रेडियोलॉजिस्ट अ लॉट. लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप अभी फाउंडेशन ईयर पे हैं एंड यू आर थिंकिंग अबाउट इट, सो आई वुड रिकमेंड कि आप यहाँ पर आकर ट्रेनिंग करें क्योंकि यहाँ पर ट्रेनिंग बिल्कुल डिफरेंट है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान. Okay. My next question is, if one has a spouse in the UK, after clearing PLAB 2, is it necessary to enter UK on a General Tier 2 visa, or can one travel on the spouse visa as well? Okay, so you can travel on the spouse visa as well to UK. So did you mean after PLAB 2 or for PLAB 2? It's written as after clearing PLAB 2. Okay. Or the second part of the question is, even when going to PLAB 2, we can go on spouse visa. Yes, we can come here on spouse visa to give PLAB 2, or even after PLAB 2, once you have a job here, तो उसके बाद भी लोग spouse visa पे continue करते हैं work unless there is any restriction on your spouse visa to work. Otherwise, but you cannot do the training on the spouse visa. I think that's, but you can do like normal job here in NHS as a doctor, even on spouse visa. It's not a problem. Okay, thank you. My next question is it difficult to do internal medicine training, residency in UK? Well, as I said, no, it's not difficult. I will share my experience again. So I did, I was 2011 to 16 graduate in Ilham Iqbal, and 2017 में जाके हम graduate हुए थे February में obviously. फिर हमने हाउस जॉब की थी जो कि 2018 में एंड हुई थी. यस 2017 से 2018 और 2000 उसके दौरान ही मैंने IELTS और प्लेब 1 किया था. हाउस जॉब के फौरन बाद मैंने प्लेब 2 किया था और देन आई गॉट अ जॉब इन UK इन February 2019. सो February में यहाँ पर आया था और साथ ही मैंने टेलीमेडिसिन ट्रेनिंग अप्लाई की थी. मैंने जो भी पॉइंट्स बताए हैं आपको, टीचिंग वगैरह के, QIP ऑडिट वगैरह के, BSc इंग्लिश वगैरह के, लीडरशिप रोल्स वगैरह के, मेरे पास ये सब कुछ था. तो इनफैक्ट मैंने और भी इस पे काम किया जो मेरे पास 6 महीने थे यहाँ पर UK में काम करने के एज FY2 पार्ट ऑफ FY2. उससे मैंने इसको और अच्छा किया और बेहतर किया ताकि मेरा एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बन जाए. एंड देन आई अप्लाइड इनटू ट्रेनिंग 2019 में ही. ऑब्वियसली जब मैं आया था, जिस दिन मैं आया था उस दिन ही खुली हुई थी और मैंने अप्लाई कर दिया था टू बी ऑनेस्ट. सो अप्रैल में जाके इंटरव्यूज हुए थे. सो आई गॉट सिलेक्टेड इनटू इंटरव्यू. अगस्त से मैं स्टार्ट कर दी हुई इंटरनल मेडिसिन ट्रेनिंग. सो अभी यानी कि मैं अभी ग्रेजुएट हूँ 2016 का 17 का. आई मीन तो आई मीन इंटरनल मेडिसिन ट्रेनिंग. सो इट्स वेरी 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 इजी टू गेट इनटू ट्रेनिंग. यू कैन ऑल डू दैट. ठीक है. My next question is, what is the total expenditure on PLAB, including visa tickets, accommodation, academy fee, till getting your first job? Okay, सबसे पहले तो मैं आपको estimate total expenditure. I'll tell you it's around 5,000 to 6,000 pounds. लेकिन if we इसको हम अगर divide करें कि कहाँ कहाँ आपका expense हो रहा है, सबसे पहले you give IELTS UKVI, that's around 200 pounds. Then PLAB 1 fee 230 pounds. PLAB 2 is around 840 pounds. फिर आप obviously visa apply करते हैं for PLAB 2, तो इसकी 100 to 200 pound fee होगी. The visit, obviously it's the visit visa. Then you get the ticket, around 400 to 600 pounds roughly. Then PLAB 2
course पे obviously that's like a major expense. तो it's around 600 to 1,000 pounds. इसमें आप mock tests, you give mock tests as well, उनकी separate fees होती हैं. Course की आप all together एक fee pay करते हैं. Then during the course you obviously need an accommodation. तो accommodation की it's about 100 to 150 pound a week. तो आप roughly कर लें कि it's about 500-600 pounds a month. And उसके बाद grossly पे आपका per month if you like you're a single person तो आपका 100 to 200 pound maximum, that's maximum expense. Traveling में like for going for giving exam to a different city, या अगर आप same city में है, intercity travel, same city में traveling, it will be around 100 to 200 pounds. Or then you have to get your GMC registration, about it will be around I think 420 or 450 pounds it is. और इसके अलावा भी आपके कुछ expenditures हो सकते हैं, तो उसका आप एक estimate कर लें around 500 pounds. तो if there are some added points to that, if you have like अगर आपकी कोई फैमिली है, फ्रेंड्स हैं यहाँ पे यूके में जिनके पास आप कुछ टाइम स्टे कर सकते हैं, तो आपको ऑब्वियसली एकोमोडेशन की एक्सपेंसेस थोड़ी सी कम हो जाएंगी. लेकिन ऑब्वियसली फॉर अकेडमी, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकेडमी यू डेफिनेटली नीड टू स्टे क्लोज टू द अकेडमी, टू you don't want to waste your time coming and going and commuting. तो बाकी खाने पीने and traveling पे it's not too expensive, it's fine. So the major after coming to the UK is your academy fees and your GMC registration and I think your accommodation. That's your major expenses. Okay. Dr. Hira, can you tell me कि पाकिस्तानी रुपए में कितने पैसे बन जाते हैं? Because most of us don't know कि वहाँ Okay. कितने pound कितने रुपए के बराबर होते हैं. मैं आपको एक estimate बताती हूँ. It will be around roughly आप कह लें कि 10 to 12 lakhs total. ये सब total है. It's not like start में आपको मतलब चाहिए, लेकिन you should start saving. लेकिन हर चीज मिला के till your registration, till getting a job, ये तब तक का आपका वो है. Okay. लेकिन वही मैंने कहा कि if you have like accommodation तो इससे कम भी हो सकता है, या मतलब if you have family and friends here, obviously it's a bit less than that. Okay, thank you. My next question is, when I'm graduated in 2023 and done with house job, lab will be replaced by UK MLA. What are the changes expected in terms of syllabus and fees? This is a very very interesting question. हर बंदे के ज़हन में यही बातें जा रही हैं जो for example medical students हैं कि plab versus UK MLA, what is UK MLA? In fact, it is, yeah, this is a change, but this is not for us basically. जिस तरह USMLE है, USMLE IMGs को भी देना पड़ता है और जो USA के अपने ग्रेजुएट्स हैं उनको भी देना पड़ता है. उस तरह जो UKMLA है बेसिकली जब वो मतलब स्टार्ट होगा तो UKMLA हमें भी देना पड़ेगा और जो इनके अपने ग्रेजुएट्स हैं उनको भी देना पड़ेगा. तो एक प्रॉपर एक बोर्ड फॉर्म हो जाएगा कि हर बंदे ने ये देना है बिफोर गेटिंग द लाइसेंस ऑफ GMC. जिस तरह आपका प्लैब है, UKMLA के भी 2 पार्ट्स होंगे, इनके बस नाम चेंज ये कर देंगे, एक का नाम बना देंगे AKT, अप्लाइड नॉलेज टेस्ट, या जो कि प्लैब 1 की तरह होगा MCQs, और सेकंड जो होगा उसको कर देंगे वो ऑस के टाइप होगा जिससे आपका प्लैब 2 होता है. कोई डिफरेंट कोर्स नहीं है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, सब कुछ सेम वही रहेगा. थोड़ा बहुत जैसे सिलेबस वगैरह, स्टेशंस वगैरह इस तरह की चेंज हो सकती हैं. बेसिकली जो मसला जो है वो यहाँ के अपने ग्रेजुएट्स को है जो कि उनको भी प्लैब की तरह का एग्जाम UKMLA देना पड़ेगा. तो UKMLA को मैं इतना कोई डिफरेंशिएट नहीं कर रहा प्लैब से. इट वुड बी एसेंशियली लाइक अ प्लैब. देयर इज समथिंग, इफ यू गूगल UKMLA कंटेंट मैप, अगर आप इसको गूगल करें तो आपको सारा वो कंटेंट मैप मिल जाएगा, ऑल द लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जो कि GMC वांट्स यू टू नो, जिनके ऊपर आपके स्टेशंस आ सकते हैं, जिनके ऊपर आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिनके ऊपर आपने प्रेजेंट करना पड़ सकता है. सो दैट्स इट. Thank you so much. My next question is, after securing a job in UK, if I want to bring my spouse or parents, can I bring them? For how long? Only 6 months as QD policy. बहुत सारे questions ऐसे होंगे Dr. Hira and Dr. Mesim which you have already explained, but we have received them via Google Forms, so we'll go with them.
Okay, so the answer to this question is definitely yes. So with regard to the spouse, it's like a different visa category, and for parents, obviously it's a different category. Spouse will be, once you have secured the job, तो आप ये कर सकते हैं कि you can, if you want, you can bring your spouse at the same time as you are coming to the UK. So you apply both your visas together. It's tier 2 visa for yourself and tier 2 dependent visa for your spouse. The other option is, if you want to come here first, get settled and then get your spouse here. तो फिर आप अपने spouse का visa apply करें और जो है, then you can get them later on. For parents, it is the visit visa, that's 6 months. But for spouse, the duration of the visa will be the same as yours. मतलब जितनी duration का आपका tier 2 का visa है, उतनी ही duration का आपके spouse का visa होगा. And for the visit visa for the parents, it's obviously once you come here in the UK, you can apply for their visit visa, like you can sponsor them and all. It's, you cannot like it's not it will be a separate application from yours. Like in spouse ki, like it's similar to yours. Okay. My next question is, kindly differentiate about MRCP and PLAB pathways and tell us which is better. MRCP एक डिफरेंट चीज़ है और प्लैब एक डिफरेंट चीज़ है. जैसे मैंने पहले बताया कि प्लैब जो है वो लाइसेंसिंग एग्जाम है जीएमसी का, जस्ट लाइक पीएमडीसी. जैसे पीएमडीसी ने लाइसेंसिंग एग्जाम पाकिस्तान का, उसमें प्लैब है यूके का. जहाँ तक एमआरसीपी की बात है, तो एमआरसीपी आगे मेंबरशिप एग्जाम्स हैं. मतलब व्हेन यू गो टू स्पेशलाइजेशन तो अब एमआरसीपी करते हैं, आगे एफआरसीपी वगैरह होता है. तो एमआरसीपी एग्जाम है आगे स्पेशलाइजेशन का. हाँ, ये है कि एक रूट ये भी है यूके आने का कि आप फॉर एग्जांपल एमआरसीपी कंप्लीट कर लें, एमआरसीपी 1 2 पेसेस वगैरह कंप्लीट कर लें, तो आपको प्लैब देने की जरूरत नहीं पड़ती है. लेकिन उसमें फिर आप कंसल्टेंट बनने में आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा वो सीजर पाथवे के ज़रिए. तो अगर आप लाइक यंग हैं, अगर आप फॉर एग्जांपल अभी हाउस वाइफ वगैरह में हैं, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप अभी से फॉर एग्जांपल आ जाएँ यहाँ पर, या एमआरसीपी वगैरह कर लें. लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप लाइक स्पेशलाइजेशन ऑलरेडी कर रहे हैं, तो फिर मे भी आपको वो वाला रूट जो है वो बेटर सूट करे एमआरसीपी करने वाला. एमआरसीपी 1 2 पेसेस वगैरह कंप्लीट करके तो आप फिर आ जाएँ, यहाँ पर आके आप में भी एज रजिस्ट्रार लग जाएँ. लेकिन फिर वो आगे प्रोग्रेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाता है. Thank you. Okay, my next question is, what if someone wants to do FRCPS without PLAB or doing job in UK? And also please discuss about all the steps and resources of doing PLAB. Okay, so आपने, if you have done your FCPS in Pakistan, then you can, there are like couple of specialties जिसकी एक peds थी और एक anesthesia थी, जिसके बाद you are exempt from giving PLAB. लेकिन I think अब peds नहीं है, peds भी उससे निकल गई है, तो only anesthesia है जिसमें अगर आपने FCPS किया हो तो आपको PLAB नहीं देना. तो then you have to give your IELTS और OET, और आपकी GMC registration उसके साथ ही हो जाती है. You don't have to give PLAB. अगर if you want to, like जैसा कि डॉक्टर मैसिम ने भी बताया कि you don't want to give PLAB and you want to give fellowship exams here, membership and fellowship, I mean you can by all means give them, लेकिन you can't, आपको मतलब without GMC registration आप यहाँ पे job नहीं कर सकते. So for GMC registration you obviously need PLAB. तो the only specialty at the moment जिसमें आपको FCPS करके आप वो कर सकते हैं GMC registration, वो इस टाइम anesthesia है in Pakistan. Okay, thank you. और बाकी आपने जो आपका second part था question का, like all the steps for PLAB, तो उस पे like my journey में इस तरह था कि मैंने immediately after my house job मैंने IELTS दिया था after 1 month. तो उसमें ये कि आप 1 month बहुत काफ़ी आपके लिए IELTS की प्रिपरेशन के लिए. आप IELTS दें, ठीक है, उसके फ़ौरन बाद मैंने PLAB 1 बुक किया. विदिन आई थिंक 3 months के बाद मैंने PLAB 1 दिया, बट मैंने PLAB 1 यूके में दिया था, बट मैक्सिमम पीपल पाकिस्तान में PLAB 1 देते हैं, और 3 months में आप प्रिपरेशन करके जो है आप PLAB 1 दें. एंड देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप वुड डेफिनेटली बी PLAB 2.
और resources, I would suggest that you obviously have to start saving some money for it, क्योंकि इनिशियली ऑब्वियसली स्ट्रगल है. यू कम टू अ डिफरेंट कंट्री, यहाँ पे एनवायरनमेंट डिफरेंट है, सब कुछ डिफरेंट है, लाइफस्टाइल इज डिफरेंट हियर, बट इट डजंट टेक लॉन्ग टू गेट यूज्ड टू इट. आप काफी जल्दी एडजस्ट भी हो जाते हैं, बट ऑब्वियसली द पार्ट दैट इज डिफिकल्ट इज व्हाइल यू आर गिविंग एग्जाम्स और until you secure a job. I think that's the difficult part, but PLAB exams जो हैं they are not difficult, and उसके बाद the main thing is get into training, I would say. Okay, Dr. Hayat, can you tell me कि आपने PLAB 1 क्यों UK में दिया? आपको वहाँ का मौसम पसंद था या it was because you had a lot of money? PLAB 1 मैंने इसलिए दिया था यहाँ पे क्योंकि मेरे पास एक एडवांटेज था कि मेरे मामू यहाँ पे थे, तो और मैंने थोड़ी मतलब कि पाकिस्तान में ऑब्वियसली 2 बार PLAB होता है, यूके में PLAB 1 जो है वो 4 टाइम्स होता है, तो मैंने फिर सितंबर वाली अटेम्प्ट दी थी बजाय कि मैं नवंबर वाली अटेम्प्ट का वेट करती, तो मैं आई मीन अ बिट अर्लियर अटेम्प्ट दी मैंने, तो और मैंने 1 मंथ में तैयारी की थी, लेकिन आई वुड से कि आप 3 मंथ्स में तैयारी करें तो इट्स बेटर. आई थिंक इट वाज माय लक जो मैं पास हो गई थी, बट आइडियली यू शुड प्रिपेयर फॉर 3 मंथ्स, 2 to 3 months, I would say. Thank you, जी. thank you, thank you. My last question is, after that we'll receive answer the questions we have gotten in Facebook comments or Zoom text. My last question is, are online courses and BSc exams help us improve our CV for PLAB? Do online courses and BSc exams help us improve our CV for PLAB? No, for PLAB, no, not at all. BSc एग्जाम का फायदा होता है जब आप अप्लाई करते हैं ट्रेनिंग में, तो BSc जो एग्जाम होगा वो आपको मतलब जब मैंने दिया था तो उन्होंने मुझे डिग्री भी दी थी BSc के रिजल्ट के बाद, सो वो मैंने दिखा दी थी. मतलब आप ये इस तरह से आपका इंप्रेशन जाता है कि आपने डुअल डिग्री की है, आपने MBBS की भी डिग्री की हुई है और आपने BSc साइंस में भी की हुई है, तो दिस वुड गिव यू एडिशनल मार्क्स इन IMT और एनी अदर ट्रेनिंग. या Thank you so much. Over to you, Rehan. Now you can take over. Rehan, you Thank can you take so over. much, Shini. Can you hear me? या Yes, Rehan, we Yes. can hear you. Okay, so these are the questions we received on Facebook and by chat. So any one of you can answer. Do electives help in PLAB like USMLE? Electives like if you do after मतलब I think अगर आप UK में आके करें like a clinical attachment या observership after you give your PLAB 2, so it's really helpful in securing your first job in the UK, I think. So because you get used to the system, you get used to the hospital system. If you have done them in Pakistan, so I think they don't consider it much here because उसका because वहाँ पे system obviously different है, so it's not much helpful. But obviously, if you do like a month of clinical attachment here, it's very helpful. Okay, I would like to add in there, if that's all right. Yes, please, Dr. Mason. So यहाँ पर एक लफ्ज होता है टेस्टर वीक. बेसिकली अगर आप रेडियोलॉजी में अप्लाई कर रहे हैं या फॉर एग्जांपल किसी भी ट्रेनिंग में, इस ट्रेनिंग को ज़्यादा वो दे रहा हूँ, तो इसलिए मैं ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप ऑब्वियसली आप लोगों का मे बी एम है ट्रेनिंग सिक्योर करना, सो उसको बोलते हैं टेस्टर वीक. टेस्टर वीक इज बेसिकली द इलेक्टिव्स जो कि आप करते हैं. तो चूंकि मैंने शौकत खाना में इलेक्टिव्स किए हुए थे, तो आई टोल्ड देम कि मैंने टेस्टर वीक किया हुआ है, जो कि मेरे कमिटमेंट इन स्पेशलिटी में आया. तो एक लिहाज से फायदेमंद है, लेकिन जॉब सिक्योर करने के लिए जैसे डॉक्टर ने बताया, नो नो आई डोंट एग्री. मतलब आगे जाके मे बी इसका फायदा हो थोड़ा बहुत. Okay, thank you so much. Now the next question is how hard it is for an IMG to get into anesthesia training in UK. Is it for me? Rehan, can you Yeah. repeat it? Yeah. Sorry, I've heard it. So anesthesia training को as far as I remember ACCS बोलते हैं, which is competitive. वो IMD से ज़्यादा competitive है, मतलब सर्जरी से कम competitive है, लेकिन कुछ पोस्ट IMT में भी आती हैं. तो अगर फॉर एग्जांपल अगर आप फुली डेडिकेटेड है ना ACCS में जाने के, उसके 2-3 बातें हैं. जैसे डॉक्टर ने बताया कि आप एनेस्थीसिया करके भी आ सकते हैं,
लेकिन आपको यहाँ पर हायर पोस्ट नहीं मिलेंगी, आपको क्लिनिकल फेलो की पोस्ट ही मिलेंगी, लेकिन उसके बाद प्रोग्रेशन आपका काफी स्लो हो जाएगा। दूसरी बात जो है ना वो ये है कि ACCS की अपनी वो रिक्रूटमेंट्स करते हैं, कंपटीशन थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू IMT, आप समझिए कि डबल द कंपटीशन होता है। लेकिन ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आप IMT का साल कर लें, 1 ईयर कर लें, तो आपके 6 मंथ एग्जाम्प्ट हो सकते हैं ACCS में। मेरे कहने का मकसद ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी ट्रेनिंग में जाएं और आप वहां से स्विच करें ACCS में, आप दोबारा एग्जाम दें और दोबारा रीअप्लाई करें ACCS में, तो आपका ये वाले जो ईयर्स हैं किसी भी ट्रेनिंग में वो काउंट होंगे। सो यू कैन अप्लाई अगेन एंड अगेन। Okay. So next question is, can we give OET instead of IELTS, and is it easy compared to IELTS? Yes, we can give OET instead of IELTS. जब मैंने एग्जाम दिया था उस वक्त OET नहीं था, उस वक्त सिर्फ IELTS था, लेकिन अब now I have heard that there is OET as well and it is like an alternative, तो आप OET दे सकते हैं, and I've also heard it is bit easier and the passing ratio is bit higher than IELTS. So yes, you can definitely give OET. Okay, so the next question is, what can we do during undergraduate training or MBBS to get ourselves a better CV? So as I mentioned earlier, जो मैंने points pre-plab में mention किए थे, this is all you can do. टीचिंग मैंने बताया था, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, लीडरशिप रोल्स मैंने बताए थे। नंबर 3 BSc इंग्लिश मैंने बताया था। नंबर 4 कोई भी ऑडिट छोटा मोटा अगर आप हॉस्पिटल में कर सकें, सिर्फ एक वार्ड में 20 पेशेंट के साथ उनकी कोई भी चीज, मतलब लाइक कि एंटीबॉडीज ठीक प्रिस्क्राइब हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, बस इस पे ऑडिट कर लें, ग्राफ बना दें, प्रेजेंट कर लें, बस काम खत्म। कुछ प्रेजेंट कर लें, कुछ प्रेजेंटेशन दे दें अपनी क्लास को और उसका सर्टिफिकेट बना लें। अपने जो जूनियर्स हैं 4-5 उनको ग्रुप बना के उनको कुछ पढ़ा दें, उनसे फीडबैक ले लें, तो वो फीडबैक भी काउंट होगा। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आप अंडर ग्रेजुएट में कर सकते हैं और आपकी CV ये काफी काफी ऊपर निकल जाएगी, क्योंकि हमने CV लाइक पोर्टफोलियो शो करना होता है ट्रेनिंग में, तो आपका काफी अच्छा बन जाएगा। थैंक यू। Okay, so the next question is, what is the procedure to get job in ophthalmology department in UK? टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट क्वाइट श्योर अबाउट दैट, मतलब मुझे इस बात का इतना एक्सपीरियंस नहीं है ऑफ्थल्मोलॉजी का। मेरे जो जानने वाले हैं उनमें से कोई भी ऑफ्थल्मोलॉजी ट्रेनिंग में नहीं गया यूके में। आई गेस इट्स क्वाइट कॉम्पिटिटिव, लेकिन मैंने कभी सुना नहीं है क्योंकि कोई गया हो, तो आई एम रियली सॉरी कि मुझे पता नहीं है इस बारे में। Yeah, that's fine. So PLAB 1 and PLAB 2 major subjects. Can you explain them? Yeah, so the major subjects for PLAB 1 and PLAB 2, PLAB 1 में तो basically more theoretical होता है, तो major subjects for PLAB 1 are your 4th year and final year subjects are like major, and your basic जो आपकी specialties है like anatomy, physiology, biochemistry, इनमें से बहुत minor percentage आती है, and from the major percentages from medicine, surgery, obs and gynae and pediatrics. So जो आपके फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स है ना, वो उसमें से मेजर पार्ट आता है, सो इट्स बेटर इन अ वे कि obviously you will remember that more. Anatomy and physiology, like it's a very slight percent, I think only 2 or 3 questions of each, that's it, it's very minor. And for PLAB 2 Okay, it is like more like the clinical side of things that you do in 4th and final year, like you know your different system examinations, GIT examination, yes, CNS examinations, and there is more of how you speak, your speaking ability, कि आप कैसे पेशेंट्स को डील करते हैं और हॉस्पिटल में आपकी कैसी कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए. सो ऑल दिस यू लर्न व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर PLAB 2 इन द एकेडमी, कि यहाँ पे यूके में क्या सिस्टम है, आपने कैसे डील करना है कॉन्वर्सेशन को, कौन से आपने प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं पेशेंट की एग्जामिनेशन के लिए, सो व्हाट आर द मेजर स्टेप्स. तो ये सब चीज़ें, दैट्स व्हाई जॉइनिंग एकेडमी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर PLAB 2, क्योंकि उसमें आप वो सारे प्रोटोकॉल सीखते हैं जो यूके में आपको प्रैक्टिस करने के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑब्वियसली पाकिस्तान और यूके का सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है, तो दैट्स व्हाई. okay, thank you so much. So the next question is, if we have done the house job from not our parent institute, do we get any deduction in the marks of PLAB? No, you don't get any deduction in PLAB for that if you have not, like house job कहीं से भी आपने की हुई है तो it's not a problem. Okay.
So next question is, does gap year after internship affect PLAB scoring? Sorry, can you repeat it again, please? Do the gap year after internship affect PLAB scoring? So मतलब बीच में कुछ मसले आए थे, जो लोग यहाँ से अप्लाई कर रहे थे, तो गैप ईयर का बस ये होता है कि थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन वगैरह थोड़ी सी डिले हो जाती है, क्योंकि वो आपको अगेन एंड अगेन ईमेल सेंड करते हैं आस्किंग कि आप इसमें क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, लेकिन आप उसको किसी भी तरह प्रोड्यूस कर सकते हैं कि आप पढ़ रहे थे, आप विजिट कर रहे थे, आप टूरिज्म पे थे या कुछ भी। आगे जो है मतलब अगर फॉर एग्जांपल इसके बाद से आप स्टार्ट हो गए हैं प्रॉपर्ली, आपने कोई क्लिनिकल एक्सपीरियंस वगैरह गेन कर ली है, आप हॉस्पिटल वगैरह में काम कर रहे हैं, तो इसमें कोई इतना डिफरेंस नहीं बनना चाहिए, कोई मसला नहीं आना चाहिए। थैंक यू। Thank you. So the next question is, can we get a private job in the time period between GMC registration and NHS government job? Private job, you mean in UK or in Pakistan? In UK. So there are two organizations. One is NHS, जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, one is NES, जो कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर सकते हैं, लेकिन आपका जो एक्सपीरियंस है वो इतना ज्यादा काउंट नहीं करता टुवर्ड्स ट्रेनिंग जितना कि आपका NHS एक्सपीरियंस काउंट करता है। सो आई एम नॉट श्योर कि वीजा वगैरह क्या इश्यूज हैं, तो सारे प्रेफर यही करते हैं, जितने भी आपके सीनियर्स वगैरह होंगे सारे NHS में ही काम कर रहे हैं, और हर बंदा यही प्रेफर करता है कि आप NHS यानी कि गवर्नमेंट जॉब ही सिलेक्ट करें। सो गो फॉर NHS। Thank you. Okay, so the next question is, can you explain the salary package for foundation year 1 and 2 and training? So for foundation year जो है, it's different because हम लोग, most of us, like we do our house job before coming here. So once you do your house job, तो उसके बाद you start job as like an SHO. It's like equivalent to F2, or it can be a bit superior to that as well. It's called clinical fellow. तो उसमें आपकी salary, it's about around, your starting would be, if you're doing on calls, you're doing night shifts, तो उसकी banding होती है अलग से 40% और 50% banding. तो आपकी you can say estimate would be 2500 if you're working as an SHO, like senior house officer. लेकिन if you start from F1 here, like as an F51, तो आपकी सैलरी, इट ऑल डिपेंड्स फिर से कि आप ऑन कॉल्स कर रहे हैं या यू डूइंग इट विदाउट ऑन कॉल्स। तो आप इट कैन बी अराउंड 2000, 1800. इफ यू आर डूइंग ऑन कॉल्स इट कैन बी 2100, 2200, समथिंग लाइक दैट। तो FI1, FI2 की सैलरी इज अ बिट लोअर देन like a SHO. So most of us do house job before coming here, so we start like as a SHO or senior house officer here. So it will be roughly around 25 to 2800. Okay, so the next question is, what are the pros and cons of doing foundation year 1 in UK instead of opting for house job in Pakistan? Well, if you ask me, I would say there are cons and cons and cons of doing FI1 here. I mean, अगर आप यहाँ पर FI1 करते हैं तो उसका एक अलग क्राइटेरिया, उसका एंट्री एग्जाम जो है वो प्रॉपर तरीके से लेते हैं ये लोग, और वो काफी डिफिकल्ट भी होता है, और उसके बाद एक सेंट्रलाइज्ड काइंड ऑफ इंडक्शन होती है जिसमें आप स्टार्ट करते हैं। तो चूंकि हाउस जॉब एक बहुत ही इजी चीज है जो कि हम पाकिस्तान में कर सकते हैं, तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि आप हाउस जॉब करें और फिर आप FI2 जहां मर्जी कर सकते हैं, वेर एवर यू वांट, मतलब जिस मर्जी एरिया में, जिस मर्जी इलाके में। FI1 के लिए आपको सेपरेटली अप्लाई करना पड़ेगा, सेपरेटली आपका एग्जाम भी अलग होगा, और उसके बाद आप एंटर होंगे उसमें। Okay, so the next question is, it is for you, Dr. Messim. Can you please elaborate audit that you have said in your previous answer? What is audit in a word for patients? Sorry, what is what? Audit. Audit. Okay, good question. Audit basically ये होता है कि एक स्टैंडर्ड होता है, एक गाइडलाइंस होती है जिनको हम फॉलो कर रहे हैं। हम पाकिस्तान में आमतौर पे ब्रिटिश गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, यूएसए गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते। सो गाइडलाइंस कहती हैं कि फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में किसी हॉस्पिटल में क्या गाइडलाइन है। गाइडलाइंस कहती हैं कि कोई भी पर्टिकुलर एंटीबायोटिक है वो कब स्टार्ट करना है, कब एंड करना है, कितनी देर के लिए करना है, या कुछ भी इस तरीके से। अब आप चेक करते हैं कि फॉर एग्जांपल ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। जैसे
लेट मी गिव एन एग्जांपल, यूके में ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर एक पेशेंट एडमिट हुआ है और अगर उसको कोई कॉन्ट्राइंडिकेशंस नहीं है तो आप उसको लोअर मोलेकुलर वेट हेपरिन वगैरह पे या किस चीज़ पे डाल सकते हैं, क्योंकि वो इमोबाइल भी होता है पेशेंट। अब इस पे हम ऑडिट कर सकते हैं कि क्या पेशेंट को डाला हुआ है इस पे या नहीं डाला हुआ। इस पाकिस्तान में आप बेशुमार चीज़ों पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई भी टीचिंग कंडक्ट करते हैं, आप देखते हैं कि किसी इससे इम्प्रूवमेंट हुई है डिपार्टमेंट में या नहीं हुई। आप कोई भी फॉर एग्जांपल लेट्स से एंटीबॉडीज देखते हैं कि फॉर एग्जांपल एंटीबॉडीज की ड्यूरेशन क्या है, उसके पास स्टॉप किए गए हैं कि नहीं किए गए। सिंपल यस नो वाली बातें हैं। और अपने ही वार्ड में मतलब लेट्स से कि आप 20 से 30 पेशेंट को पकड़ते हैं और आप एक डाटा गैदर कर लेते हैं कि इतने इतने पेशेंट्स हैं और ये उनको हमने देखा है, क्या ये ठीक है क्या ये गलत है, जो कि आपकी गाइडलाइंस वगैरह कहती हैं। उसका ग्राफ बन जाएगा, दैट इज एन ऑडिट। आप मतलब प्रूव कर सकते हैं कि ये आपने एक ऑडिट किया था जिसके ये रिजल्ट्स निकले हैं। उसके वो फर्दर आगे बातें हैं कि ऑडिट कंप्लीट करना, क्लोज लूप ऑडिट क्या होता है, वो अभी इतना मैटर नहीं करता आपके लेवल पे। Okay, thank you. So the next question is, if you get your final year result in 2021, will we be able to apply for foundation year 1 as soon as possible? So foundation year, sorry, I didn't catch the question. Can you repeat again, please? Yeah, I can repeat. If you get your final year result in 2021, will we be able to apply for foundation year 1 in your field? I think foundation year 1 के लिए तो आप apply obviously कर सकते हैं, but the process is like you have to give some exams before entering into the foundation years. तो वो आपको follow करने होंगे. I think there is 2 or 3 exam. There is an SJT exam, or I'm not 100% sure कि कौन से exam है, but I know there are 2 and 3 exams to get into FY1 training here. तो वो जैसे डॉक्टर मैसन ने पहले बताया कि we have to follow the right from the start, we have to apply for it. तो वो एक entirely different procedure है, वो it's from the deanery of foundation trainee doctors and all that. So you can apply for it, but then the process is a bit more difficult क्योंकि आपको obviously थोड़े से exams ज़्यादा देने पड़ेंगे. Next question is there any difficulty in getting house job, in getting residency in nephrology or urology as compared to internal medicine? So जहाँ तक नेफ्रोलॉजी की बात है, नेफ्रोलॉजी बहुत आसान है, लाइक बहुत 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 आसान है। तो पहले आपको इंटरनल मेडिसिन ही करनी पड़ती है। नेफ्रोलॉजी आई थिंक अब ग्रुप 1 स्पेशलिटी है, पहले शायद ग्रुप 2 थी, आई एम नॉट 100% श्योर। तो उसमें ये है कि 3 साल की आपको इंटरनल मेडिसिन ट्रेनिंग करनी पड़ती है और फिर सब स्पेशलिटी के तौर पे यू एंटर इनटू रीनल मेडिसिन, जो कि बहुत ईजी है एंटर होना, बहुत ईजी है। जहाँ तक यूरोलॉजी की बात है तो वो एक सर्जिकल फील्ड है। सर्जिकल फील्ड में अब कंपैरेटिवली एज कम्पेयर टू बिफोर, जब ये RLMT वगैरह था, अब ईजियर है एंटर होना। लेकिन चूंकि मैं मेडिसिन में हूँ, मैं सर्जरी में नहीं हूँ, तो मुझे प्रॉपर्ली इन चीज़ों का नहीं पता सर्जरी का। लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल आपका एक्सपीरियंस है और आप काफ़ी क्वाइट गुड हैं, इसमें मैं बस एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि अगर फॉर एग्जांपल आप इनकी रिक्रूटमेंट की वेबसाइट्स पे जाएं तो दे आर पर्टिकुलर टिक बॉक्सेस जो कि आपने अचीव करने होते हैं। इट्स नॉट लाइक कि आप एक्सपीरियंस गेन करी जाएं तो आप कहेंगे जी मेरा भाई इतना एक्सपीरियंस है, मैंने इतने पता नहीं क्या क्या ऑपरेशन किए हैं। इट डजंट वर्क लाइक दैट। तो आपके वो पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं जिसमें बताया कि जैसे एक पॉइंट है ऑडिट, एक पॉइंट है बीएससी इंग्लिश, एक पॉइंट है इवन कि ये पॉइंट्स रेडियोलॉजी ट्रेनिंग में भी ऐड अप होती हैं। तो वो पॉइंट्स अगर आपने सारे टिक बॉक्स कर लिए हैं तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी एज कम्पेयर टू अदर कैंडिडेट्स। और ये जो पॉइंट्स है ये आपको कहाँ से मिलेंगे, उनके पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट साइट से जाके। तो अगर आप सर्च करें इसको कि फॉर एग्जांपल जैसे IMD रिक्रूटमेंट है, उस तरह यूरोलॉजी रिक्रूटमेंट यूके या कुछ भी इस तरह, तो प्रॉपर स्पेसिफिकेशंस, पर्सन स्पेसिफिकेशंस, डिजायरेबल क्राइटेरिया वगैरह वो सब कुछ शो हो जाएगा वहाँ पे। The next question is, what is the difference between GMC registration, NHS job and training? So GMC registration तो आपकी registration है, like you have your registration in Pakistan with PMDC. तो इसी तरह GMC यहाँ की मेडिकल काउंसिल है, जनरल मेडिकल काउंसिल। तो आफ्टर प्लैप 2 आप इस GMC के साथ रजिस्ट्रेशन करके देन यू हैव द लाइसेंस टू प्रैक्टिस इन UK. Then you can do the NHS job. So NHS job is like the we call which are the government hospitals in UK. तो NHS is the National Health Service. तो आप GMC registration के बगैर you cannot start any job, whether it's training या NHS job, like simple non-training job, you cannot start without the registration. And training is like you have to enter into
training specialty, whichever you want, like medicine, surgery, or whichever field you're interested in. So that's like a training. You have to spend few years in training, and then in the end you go and become a consultant. Okay, thank you. So next question is, how much balance is sufficient to be in our country, in our account for visa? तो आई थिंक डॉक्टर हिरा ने पहले बताया है कि यू नीड अबाउट 10 lakhs सब कुछ करने के लिए जो भी है। तो मैं कहूँगा कि अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर आ रहे हैं और आपने नंबर 1 फ्लाइट बुक करवानी है, आपने प्लेब टू एग्जाम देने हैं, आपको रहना है यहाँ पर, आपकी कम्यूट वगैरह होनी है यहाँ पर, तो मेरे ख्याल में कम अराउंड लेट्स से अराउंड 3 से 5 लाख होना चाहिए। मेरे पास आई थिंक 3-3.5 लाख था बैंक में और कोई मसला नहीं हुआ। तो 3 से 5 लाख लेट्स से इन बैंक अकाउंट एटलीस्ट। Okay, so moving toward last question, both of you can get into this debate. Give any striking reason why one should go for PLAB rather than USMLE if he or she has the investment for USMLE as well as PLAB. So basically, it is PLAB versus USMLE. Okay, so अगर तो इन्वेस्टमेंट है यूएसएमएलई की तो ही और शी शुड गो फॉर द यूएसएमएलई। व्हाई इज दिस पर्सन कमिंग फ्रॉम द प्लेब? आई डोंट नो। तो ऑब्वियसली अगर फॉर एग्जांपल वो यूएसएमएलई इन्वेस्ट कर चुके हैं तो वो यूएसएमएलई में जाना चाहिए। मेरी इस बारे में काफी डिस्कशंस हो चुकी हैं अपने कोलीग्स वगैरह से। जो हम इन द एंड सैलरी निकालते हैं फॉर एग्जांपल यूएसए के डॉक्टर्स की और यूके के डॉक्टर्स की, तो वो ऑलमोस्ट सिमिलर निकलती हैं। तो यहाँ पर भी फॉर एग्जांपल अगर आप फाउंडेशन ईयर 2 जैसे डॉक्टर ने पहले बता दी है, अगर आप एसएचओ हैं या कुछ भी हैं तो आपकी टेक होम सैलरी ऑलमोस्ट लेट्स से अगर आप कॉल्स वगैरह कर रहे हैं तो ये 3000 पाउंड के करीब हो जाती है, जो कि पाकिस्तानी 6 से 7 लाख के करीब बनती है। और मतलब खर्चे वगैरह निकाल के 2-3 लाख आप इजीली सेव कर सकते हैं पर मंथ। तो इट इज मच मोर। जिस तरह आप आगे रजिस्ट्रार लेवल पर जाते हैं आपकी सैलरी इंक्रीज करती है, आप कंसल्टेंट लेवल पर जाते हैं तो आप 100,000 पाउंड आप मतलब आराम से कमा लेते हैं पर ईयर। इस तरह अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है, कम टाइम लगाना है, तो देयर इज अ पाथ जिसको जीपी बोलते हैं, तो आप फॉर एग्जांपल वो भी कर सकते हैं। जिस तरह फैमिली मेडिसिन है, फैमिली फिजिशियन जिस तरह यूएसए में, उस तरह यहाँ पर बोलते हैं जीपी। इट इज जस्ट फाउंडेशन ईयर 2 के बाद 3 इयर्स की ट्रेनिंग है जीपी की, और आप जीपी में अंदर एंटर हो सकते हैं। एक जीपी जो भी नया नया बन के निकलता है 70,000 जो पाउंड पर एनएम वो कमा रहा होता है, तो उसकी काफी अच्छी आगे बिजनेस प्रोफाइल बन जाती है जब वो मैनेजर बनता है या पार्टनर बनता है किसी सर्जरी में। तो देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आप यूटिलाइज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मैं पैसों की बात कर रहा हूँ एज कम्पेयर टू यूएसए में, ये जो भी है, तो मतलब पैसे जितने यूएसए में हैं यूके में भी अगर आप चाहें तो काफी ज्यादा हैं। इसके अलावा अगर आप मतलब देखें तो वर्क लाइफ बैलेंस बहुत बहुत अच्छा यूके का एज कम्पेयर टू यूएसए। यहाँ पर प्रॉपर एनुअल लीव्स मिलती हैं, मतलब यूके में यूएसए में इतना कॉन्सेप्ट नहीं है एनुअल लीव्स का, लेकिन यहाँ पर आप ये समझें कि 1 ईयर की 27 एनुअल लीव्स मिलती हैं, जो कि तकरीबन अगर हम सैटरडे संडेज मिला लें तो तकरीबन ये 1.5 महीना बन जाती है। तो वो आप उस एनुअल लीव को जैसे मर्जी यूटिलाइज करें। सिक लीव और बाकी चीजें इसके अलावा हैं, तो दिस इज ऑल्सो गुड पॉइंट। जी, यहाँ पे मैं ऐड करूँगी कि सिक लीव्स, मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव, काफ़ी डिफरेंट लीव कैटेगरीज हैं जो यहाँ पे यू आर एंटाइटल टू पेड लीव्स। तो अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस है। इसके अलावा इफ़ यू आर डूइंग ऑन कॉल्स तो आपको 0 डेज मिलते हैं बिफोर एंड आफ्टर योर ऑन कॉल्स। तो आप एक वीक में सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स से ज़्यादा वर्क नहीं करते यहाँ पे। वो आपकी लिमिट है, आप उतने आवर्स ही वो काम करेंगे और उससे ज़्यादा काम नहीं करना आपने। इट्स इलीगल, तो it's very good work-life balance here. Okay, thank you so much, Dr. Hira and Dr. Messin. Now over to you, Dr. Shiri. Okay, I have a question I have received via WhatsApp. This question is, for OET preparation, we are supposed to join any academy or we can prepare it via online sources? Can you guys hear me? सो ओईटी का शायद हम दोनों को नहीं पता होगा, क्योंकि मैंने भी आईएलटीएस सी, डॉक्टर हीरा ने भी आईएलटीएस सी है। मेरे बेशुमार फ्रेंड्स हैं जिन्होंने ओईटी दिया है, और बेसिकली ओईटी की प्रिपरेशन ये है कि थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी होती है आप लोगों ने। जैसे आईएलटीएस में स्पीकिंग वगैरह की प्रैक्टिस होती है, उस तरह ओईटी में भी आपने प्रैक्टिस करनी होती है स्पीकिंग वगैरह की। इस तरह राइटिंग्स वगैरह जो हैं, जैसे लेटर है किसी का, आपने वो लिखना है या कुछ भी इस तरह, डिफरेंट स्पेशलिटीज, इंट्रा जो भी है, व्हाटएवर इंट्रा या इंटर, तो वो चीजें आपने किसी को चेक करवानी होती हैं। तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड के फॉर एग्जांपल
आप प्रिपरेशन करके किसी को ये चीज़ें दिखा दें, बेशक 1 वीक के लिए ही सही, लेकिन आपके पास कोई टीचर होना चाहिए एटलीस्ट फॉर अ वीक, जिसको अभी सब कुछ दिखा सकें, वो आप इम्प्रूवमेंट देख सके और आपको बता सके कि आपने किस तरह मूव ऑन करना है। तो शायद ये गाइडेंस अच्छी होगी। Thank you so much. Now I'd like to Problem. thank Dr. Messim and Dr. Hira for being a part of us, for being part of this session. I know आप लोगों की ज़िंदगी बहुत busy है, you still give us time. बहुत शुक्रिया. और I would like to announce that we have a USMLE session on 5th July, so I would like you all to attend that too. And सबसे ज़्यादा important चीज़ आज हम लोगों को ये session करने का वजह मकसद जो ये थी, वो ये था कि as humans, as जिस उम्मत का हम हिस्सा हैं, as जिस प्रोफेशन से हम रिलेटेड हैं और जो हम जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, इट इज़ रियली नेसेसिटी कि हमारी एग्जिस्टेंस से लोगों को फायदा हो। हम लोग अगर अपने घरों में रहते हैं, हम चाहे 10 करोड़ भी कमाते हैं पर एनम, और हमारी वजह से किसी को कोई फायदा नहीं है, तो इट डजंट मेक एनी सेंस। डॉक्टर हेरा एंड डॉक्टर मैक्सिम टेक आउट देयर टाइम और उन्होंने हमें समझाया, जिन भी स्टूडेंट्स को जो भी प्रॉब्लम थे, दे ट्राइड देयर बेस्ट टू हेल्प अस आउट। आई होप कि इस सेशन से सबको जितनी भी उनकी क्वेरीज थी, जो क्वेश्चंस थे, वो सॉर्टेड हो गए हों, उनको समझ आ गई हो। Still we are here, अगर आप लोगों के फ्यूचर में कोई क्वेश्चंस वगैरह हों तो वी कैन हेल्प यू आउट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम लोग अगर हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, ऑल ऑफ अस आर स्टडीइंग एज एमबीबीएस स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ अस, तो अगर हमारे पास कोई विजन या डायरेक्शन नहीं है, वी डोंट नो वेयर वी गोइंग, ठीक है, किसी भी रास्ते पे अगर आप चल रहे हैं और आपको पता नहीं आपने किसके घर जाना है या आपने क्या काम करना है, तो आई डोंट थिंक सो उस पूरी जर्नी का कोई फायदा है, नो मैटर हाउ हार्ड इट इज, नो मैटर हाउ लग्जूरियस इट इज। तो हमारा जो इस मकसद है इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी और एज ह्यूमन बीइंग्स भी, वो ये कि हमारी वजह से लोगों को फायदा हो। और आई होप जिस मुश्किल सिचुएशन से हम लोग गुजर रहे हैं कोविड-19 की, वो जल्दी से सेटल आउट हो जाए और हम लोग अपने नॉर्मल रूटीन की तरफ वापस आ सकें, बच्चे जो हैं वो अपनी फन कर सकें और लोग जो है अपनी शादियों पे जा सकें। एंड सबसे ज़्यादा इस सेशन की वजह से मैं सबसे ज़्यादा मुझे मौका मिला है कि मैं थैंक्स कर सकूँ डॉक्टर मैसिम को, डॉक्टर हेरा को, अलॉन्ग विद तजम्मुल, आसिफा, अरसलान, अली भाई एंड रेहाना डिप्टी हेड। और एज एजुकेशन नेशनल हेड मेरा ये है कि मैं अपने सारे जितने भी एजुकेशन हेड ने मेरे साथ काम किया है, बिकॉज वी आर सॉर्ट ऑफ डन विद आवर यूनिट लेवल वर्किंग, तो जितने भी एजुकेशन हेड्स ने मेरे साथ काम किया है, मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, बिकॉज दे हैव हेल्प्ड अस इम्प्रूव। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, रेहान को बहुत कुछ सीखने को मिला, and under your guidance, Vivian, Dr. Sir Tajammul, Asifa, Ali Bhai and Arsalan, and बहुत ज़्यादा सीखने को मिला और आई होप कि मेरी वजह से आप लोगों को भी कोई फायदा हुआ हो, बिकॉज मैंने तो बहुत ज़्यादा सीखा एज अ मेंटोर भी, एज व्हेन आई वाज टीचिंग यू, आपको समझा रही थी, और एज अ ट्रेनी भी जब मैं सीख रही थी। तो बहुत बहुत शुक्रिया एंड वी आर डन विद दिस सेशन। थैंक यू सो मच ऑल। I hope you attend our next session, which is on 5th July, USMLE session. Thank you so much. Now we are done with the session. Thank you very much. Thank you So so Allah much. Dr. Hira and Dr. Messim. Thank you so much. Thank you, Thank Singh, you. for inviting us. Thank you so much. Welcome. Bye. Thank you. Allah